नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 3 के विद्यार्थी जो कि आधुनिक काल के कुछ कालों का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हिंदी साहित्य को मोटे तौर पर 4 भागों में विभक्त कर रखा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम अब तक आधुनिक काल के विशेषताओं को, आधुनिक काल के परिवेश को और आधुनिक काल के पहले कालखंड भारतेंदु युग की जो मोटी मोटी खासियतें हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आधुनिक काल के दूसरे कालखंड द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, आप सभी बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य और नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। द्विवेदी युग की कविताओं में खड़ी बोली का प्रचलन प्रतिष्ठित हुआ। इस युग में जितने भी कवि, लेखक व साहित्यकार थे वे सभी ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाने के लिए तैयार हुए और उसी में अपने लेख लिखे। इस युग में एक और खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं वात्सल्यमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि का उल्लेखनीय उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं कि हमने पूर्व में एक बार समझा था इससे पहले वाले वीडियो में कि सरस्वती पत्रिका का संपादन भार 1903 के आसपास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह भार अपने हाथों में लेते ही पहला काम ये किया कि उन्होंने ब्रज भाषा के जो लेखक थे या जो कवि थे उस काल के, जो ब्रज भाषा में लिखते थे, उन्हें यूँ प्रेरित किया कि आप लोग हिंदी भाषा में लिखें। यानी उस काल के सभी कवियों को उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः इस युग की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी एवं आत्म बलिदान की प्रेरणा दी। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंड काव्यों में परोक्ष रूप से स्वतंत्रता, परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी भारत भारती श्रेष्ठ और सशक्त रचना है। गुप्त जी की भारत भारती श्रेष्ठ और सशक्त रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत भारती का भारतवर्ष श्रेष्ठता की घोषणा करता है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। स्पष्ट है कि जहाँ पर गिरि हिमालय फैला हुआ है जो मन को हरता है और जहाँ गंगा जल है वही इस पृथ्वीलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से पंक्तियाँ हैं ये। दूसरी विशेष जो बात है वो है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित कथाएं लेकर आदर्श प्रबंध अनेक काव्य लिखे गए। सभी में असत्य पर सत्य की विजय है। दिखाई गई स्वार्थ, त्याग,
आत्मगौरव आदि कुछ आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरिओत्कृत प्रिय प्रवास, रंग में भंग, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। प्रेम की महिमा देखें। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, राम नरेश त्रिपाठी। वर्ण विषय का विस्तार, क्षेत्र विस्तार। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है। उसमें अपार विविधता और व्यापकत्व आया। अनेक नूतन विषयों को भी काव्य में स्थान मिला। अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गईं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिधर कवियों की दृष्टि न गई हो। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता है, कल्पना वैभव का अभाव है, फिर भी उसमें यथार्थता एवं ताजगी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दिन का जो अवसान था वो समीप ही था, यानी कि संध्या का समय था। गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित माने लाल रंग का, आकाश भी पूरा लाल रंग का हो चला था। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु की शिखाओं पर जाकर विराजमान हो गई थी। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल यानी कि कमल के फूलों का कुल, वल्लभ उसका स्वामी यानी कि सूर्य। सूर्य स्वामी इसलिए क्योंकि कमल के फूल सूर्य को देखकर ही खिलते हैं। तो चूँकि वो सूर्य के मुख की तरफ, सूर्य के कारण अपना खिलना शुरू करते हैं, इसलिए कमलिनी कुल वल्लभ कहा गया है सूर्य को। कि प्रभा, प्रभा माने उसकी किरणें। तो अब संध्या के समय जो सूर्य की किरणें हैं वो तरु शिखाओं पर जाकर विराजमान हो गई है, पेड़ों की ऊपर की पत्तियों पर जाकर के विराजमान हो गई है। चौथा, हास्य व्यंग्य काव्य। भारतेंदु युग में जैसे जिंदादिली, चालबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था, अतः इस युग में हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा गया है वे द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से अपेक्षाकृत संयमित और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, धर्म आडंबर, व्यभिचार आदि हैं। बालमुकुंद गुप्त इस युग के सशक्त व्यंग्यकार हैं। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख विषय बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा लक्ष्य करके गुप्त जी ने तीखा प्रहार किया। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सचे स्मरण देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज, बालमुकुंद गुप्त। सामान्य मानवतावाद। पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार, राजा सामंत या नायिकाओं आदमी को ही स्थान मिला, किंतु इस युग की कविता में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। विधवाओं के कष्टपूर्ण जीवन और शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत किए हैं। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति ही इस प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओद नीम पंछियों की रचना है। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी सिसकती या मरी, हरिओद जी। सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग की काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध मुक्तक
प्रगीत आदि सभी काव्य रूपों में रचना हुई। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। प्रिय प्रवास, साकेत आदि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य भी इसी कालखंड में लिखे गए। मुक्तक रचना की ओर भी इस युग के कवियों का ध्यान गया। द्विवेदी युग प्रगीतों का भी युग है। प्रगीत भी काफ़ी मात्रा में लिखे गए इस युग में। इस विधा का वास्तविक विकास द्विवेदी युग के बाद ही हुआ, किंतु इस युग के कवियों ने इसको अपना जरूर लिया था। जैसे केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भाषा परिवर्तन मेरे दृष्टिकोण से सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो है काव्य भाषा में परिवर्तन। क्योंकि द्विवेदी युग से पहले जो काव्य भाषा थी वो काव्य भाषा गद्य की भाषा, खड़ी बोली हिंदी होते हुए भी पद्य की भाषा अभी तक ब्रज ही चल रही थी। यहाँ आकर के ब्रज भाषा जो थी वो धीरे धीरे काव्य के रूप से हटी और उसके स्थान पर अब हिंदी खड़ी बोली काव्य की भाषा बनने लगी। यूँ मान लीजिए इसको कि साग्रह या अधिकारपूर्वक चेष्टा करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह व्यवस्था की कि काव्य भाषा में परिवर्तन हो। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इतनी उत्कृष्ट हिंदी उस समय की शुरू हो गई थी। राष्ट्रीयता की भावना, द्विवेदी युग की सभी रचनाएं एक सशक्त राष्ट्रीयता की भावना से युक्त है और उसी का परिणाम है कि इनकी कविताओं में अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश है, भारतवासियों की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाली बातें हैं। मानवतावाद पे हमने बात कर ही ली। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, इस पे हम बात कर चुके हैं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है वो काव्य भाषा में परिवर्तन के बाद मुझे लगता है कि इन्होंने श्रृंगार का जो विकृत रूप था उसको उन्होंने निष्कासित करने का या उससे दूर हटने का आग्रह किया, बहिष्कृत करने का आग्रह किया। काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्तन में रीतिकाल में जो था वो भारतीय युग में भी अपनाया गया, किंतु द्विवेदी युग में इनके लिए ग्राह्य न था। इन्होंने श्रृंगार के स्वच्छ और सुंदर रूप को ही प्रेरित किया, उसी के लिए लिखा। प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से किया है, बहुत कम हुआ है। छंद विधान, कवित्व, सवैया आदि ही लिए हैं, मोटे मोटे कोई ज़्यादा छंदों में इतना ज़्यादा नहीं है इनका योगदान। निष्कर्ष ये है कि भारतेंदु युग में राजभक्ति और देशभक्ति के साथ समाज सुधार की प्रवृत्ति की कविता होती थी। साथ ही काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, गद्य की भाषा खड़ी बोली पर। द्विवेदी युग की कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है। इस युग की राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता से ऊपर उठकर अत्यंत उदार रूप से व्यापक राष्ट्रीयता लिए हुए है और मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान, स्वार्थ त्याग और पारस्परिक वैषम्य को दूर करने की अमूर्त प्रेरणा देकर इन कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित किया तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान किया, जहां उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और निरर्थक रूढ़ियों पर जोरदार प्रहार किए। वहीं अपनी परंपरा के उपयोगी तत्वों का सबल समर्थन और पोषण भी किया। इस युग की कविता का सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल है और इसी में उसकी शक्ति निहित है। द्विवेदी युग का काव्य छायावाद के मार्ग पर चलता है, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। यह एक संकेत भी है कि द्विवेदी युग के पश्चात जो हिंदी साहित्य का युग आएगा, छायावाद आएगा। छायावाद का युग जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के, संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल तक के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, वो भक्ति काल माना जाता है। उसी प्रकार जब हम आधुनिक काल के कालखंडों को देखते हैं तो छायावाद एक ऐसा कालखंड है जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहलाता है। छायावाद युग अपने आप में कई प्रकार के परिवर्तन लेकर आया है। छायावाद युग अपने साथ कई प्रकार के सांस्कृतिक सामंजस्य लेकर आया है। उन सब पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।